हेलो स्टूडेंट्स, आज दूसरा दिन, सेकेंड डे। मैं भी कुमार फ्रॉम तीसरी आर्ट फिर से बिहार दरोगा अभ्यर्थियों के लिए मैथ का 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये सारे प्रश्न मैथ के उन्हीं ब्रांचों से दिया जा रहा है जिससे दरोगा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसलिए सीधे आज प्रश्न पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 20,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? ऑप्शन है आपका ए ₹620, बी ₹625, सी ₹630, डी ₹635। इस क्वेश्चन को पहले आप पॉज करके बनाएं और पिछले बार की तरह इस बार भी 5 क्वेश्चंस के बाद पांचों का आंसर्स दिया गया है, जिससे आप मिलान करेंगे। और यदि आपसे नहीं बनता है, कहीं समझ में नहीं आता है, तो उस 5 आंसर जो वहां पे आंसर्स है उसके बाद पांचों क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है, जिसे आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम समय लेता है तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन है ए 13 दिन, बी 13.3 दिन, सी 12 दिन और डी 12.7 दिन। प्रश्न संख्या 3, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? ऑप्शंस ए 8 सेकंड, बी 12 सेकंड, सी 13 सेकंड, डी 17 सेकंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। एक खिलौने वाला किसी खिलौने के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपया कम लाभ होता है। तो खिलौने का वास्तविक मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका ए ₹990, बी ₹1020, सी ₹1125 और डी नन, इनमें से कोई नहीं। अंतिम क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 15 रुपया में 6 की दर से केला खरीदकर 12 रुपया में 4 की दर से बेचता है। तो आपको बताना है कि उसका लाभ होगा या हानि होगा, और लाभ या हानि जो भी होगा वो कितना प्रतिशत होगा। ऑप्शन है ए 15%, बी 18%, सी 20%, डी 22%। चलिए, अब आप यदि बनाए हैं तो पांचों क्वेश्चंस का आंसर्स चेक कीजिए। आपका पहला का आंसर है ए ₹620। प्रश्न संख्या 2 का आंसर होगा बी 13.3 दिन। प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा डी 17 सेकंड और 4 का आंसर होगा बी ₹1020, दैट मीन्स 1020, और 5 का आंसर होगा सी 20%। चलिए, तो अब तैयार हो जाइए पांचों प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन सीखने के लिए। पहला क्वेश्चन है, 20,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो आपको बता दें कि जब भी क्वेश्चंस सामने आए
तो सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कि गिवन दिया हुआ क्या क्या है और हमें निकालना क्या है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि दिया हुआ क्या है। मूलधन दिया हुआ है 20,000 रुपया, पी प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 10%, आर का वैल्यू 10%, टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है। तो आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो करना कुछ नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लेंगे, साधारण ब्याज भी निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? तो पिछले मैथ में पिछले डे मैंने बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करना पड़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम अमाउंट यानी मिश्रधन निकालेंगे उसके लिए। तो ए मिश्रधन का फॉर्मूला ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर बाई 100 पावर टी, जो आप देख रहे होंगे पहले स्टेप में ही। उसके बाद क्या किया, वैल्यू सारा पुट कर दिया, पी का वैल्यू डाल दिए और 100 प्लस आर यानी 100 प्लस आर का वैल्यू 10 है तो 110 हो गया बाई 100। और टाइम जो है सो 3 है तो उसको 3 बार मल्टीपल कर किया। कैलकुलेट जब इसको करेंगे आप तो आएगा 26,620 रुपया। तो अमाउंट निकल गया, विस्तर निकल गया। अब CI कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए आपको, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, जो आप देख रहे होंगे कि 26,620 में से 20,000 माइनस किया गया तो 6,620 रुपया अमाउंट आ गया। सॉरी CI कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। अब दूसरी ओर SI निकाला जा रहा है, साधारण ब्याज। तो SI का फॉर्मूला आपको पता होगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। यहाँ भी वैल्यू पुट किए, कैलकुलेट किए तो इसका वैल्यू कितना आया, 6,000 रुपया आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो CI माइनस SI माइनस किया तो आ गया कितना, 620 रुपया, जो कि इसका आंसर होगा। यहाँ पे एक चीज हम आपको और बता दें कि यदि थोड़ा सा मेहनत करें, रटने वाला काम यदि कर दें तो ये मैथ थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा और आसान हो जाएगा। कम समय में आप उसे बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। यानी यदि 3 वर्ष का अंतर हो, ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष 4 वर्ष के लिए नहीं, सिर्फ 3 वर्ष के अंतर में फॉर्मूला क्या है। यदि सिर्फ 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्ष का यदि निकालना है तो फॉर्मूला आप नीचे देख रहे होंगे रेड कलर में, डी डिफरेंस बराबर P इंटू आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100 का पावर 3। इस फॉर्मूले को आप रट लें तो आपका काम और आसान हो जाएगा ऐसे मैथ के लिए। लेकिन याद रखना है यह सिर्फ 3 वर्ष के लिए है, न कि 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, उसके लिए नहीं है। अब यहाँ पे भी कैसे बनेगा, ये वैल्यू सिर्फ पुट कर दीजिए। पी का वैल्यू आप देख रहे हैं, आर का वैल्यू 10 इंटू 10, 300 में 10 जोड़ दिया 310, और बाई 100 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 2 2 4 6 जीरो आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो 620 रुपया आंसर होगा। ठीक है, ओके। यदि समझ में नहीं आए तो मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ें और अपनी समस्याओं को रखें। अगले प्रश्न को ध्यान से देखें। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम समय लेता है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, इस टाइप के मैथ विद्यार्थियों को थोड़ा ज़्यादा ही परेशान करते हैं और लोग ऐसे मैथ पे ध्यान ले जाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं जल्दी। लेकिन आप इस प्रश्न को, इस वीडियो को, खास करके इस क्वेश्चन को यदि आप 2 बार 3 बार 4 बार आप इसे देखते हो तो फिर आप इस तरह के मैथ आपको बनाने आ जाएंगे और मन भी लगने लगेगा। तो देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान दें ज़्यादा इस प्रश्न के ऊपर कि एक दो बात है यहाँ पे। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और ए बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो मान लिया कि ए जो है एक काम करने में 20 दिन समय लेता है
ए जब बी से 20 दिन कम लेता है, जो प्रश्न में आप देखिए, ए बी से 20 दिन कम समय लेता है, इसका मतलब है कि बी जो है 20 दिन का ज्यादा समय लेगा। उल्टा कीजिए आप उसको, ए को जब हम 20 ले लिए तो बी को एक काम करने में 40 दिन लगेगा। अब आप कहिएगा कि सर हमें 20 के जगह 10 भी ले सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? आप 10 लीजिएगा तो जब आप एक काम को दिखाइएगा 10 दिन में करता है, तो फिर बी को आपको दिखाना पड़ेगा 30 दिन, क्योंकि वो 20 दिन ज्यादा लेगा। लेकिन जब आप पहले लाइंस को देखें कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो वहां पे जो दुगनी है, तो रेशियो, दिन का जो रेशियो होगा पहले लाइन के अनुसार, वह 1:2 होगा। लेकिन जब आप 10 लेंगे तो ये 30 लेना पड़ेगा, और रेशियो क्या आ जाएगा? 1:3, जो उचित नहीं है। यानी दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए यहां पे मैंने लिया कि ए एक काम को 20 दिन में करता है, मान लिया है मैंने। तो बी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा? 40 दिन में, क्योंकि प्रश्न के अनुसार 20 दिन वो ज्यादा समय लेगा। अब आइए, आप ए जब 20 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? जो आप नीचे देख रहे होंगे, एस 1 डे वर्क, यानी ए का एक दिन का काम कितना होगा? तो 20 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/20 काम। उसी प्रकार से 20 1 डे वर्क कितना होगा? 1/40 होगा। और उसी प्रकार से ए प्लस बी दोनों मिला के 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे तो 3/40 हो जाएगा। अब आइए, यानी दोनों मिलके एक दिन में 3/40 काम किया। अब इसको उल्टा करके लिखिए, चूंकि 3/40 वर्क कंप्लीटेड बाय बोथ इन 1 डेज, यानी 3/40 काम दोनों के द्वारा एक दिन में पूरा किया गया। तो पूरा एक काम पूरा करने में दोनों के द्वारा कितना समय लगेगा? तो 1/3/40, जो 40 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके 1 में मल्टीपल होगा, तो 40/3, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 13 होल 1/3 डे, या पॉइंट में लाएंगे तो 13.3 डे इसका आंसर होगा। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा और क्लियर कीजिए। नीचे रेट्स से जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान ले जाएं, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ए को 20 क्यों लिया गया और बी को 40 क्यों लिया गया। आप देखें उसे, ए तथा बी की कार्य क्षमता का जो रेशियो है वह 2:1 है। कैसे? क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगना है। ए की जो कैपेसिटी है वो दुगना है बी से, यानी बी ए 2 काम करता है तो उतना देर में ए 1 काम करता है, यानी 2:1 है। और तो जब कार्य क्षमता 2 है, 2:1 है, तो कार्य समाप्त करने में जो लगे समय का अनुपात होगा, यदि क्षमता ज्यादा है तो वो जल्दी कर लेगा ना, कम समय में कर लेगा, और जिसकी क्षमता कम है उसको ज्यादा समय में लगेगा। तो समय लगने का जो अनुपात होगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी 1:2 होगा। अब मान लीजिए कि ए को लगा समय 1x दिन और बी को लगा समय 2x दिन। वास्तविक समय रेशियो को वास्तविकता में बदलने के लिए उसके साथ x लगा लिया जाता है, कोई अचर राशि उसके साथ मल्टीपल करते हैं। तो ए को लगा समय 1x दिन, बी को लगा समय 2x दिन, और चूंकि बी को ए को ज्यादा समय लगता है, ए को कम समय लगता है और बी को 20 दिन ज्यादा समय लगता है, यानी डिफरेंस, समय का जो डिफरेंस है वो 20 दिन का है। इसलिए 2x माइनस x बराबर 20। तो x का वैल्यू 20 आया और x का वैल्यू 20 आया, तो a का लगा समय 1x, यानी 1 × 20 यानी 20 दिन, और b को लगा समय 2x यानी 2 × 20 यानी 40 दिन। क्लियर हुआ? हाँ, अगले प्रश्न पर आने के पहले मैं एक बात आपसे कहूँगा कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को दबा लें, और जो भी दरोगा अभ्यर्थी हैं उन तक इसे पहुँचाएं,
ताकि वो इसका लाभ ले सकें। तो आइए प्रश्न संख्या 3 का एक्सप्लेनेशन देखें। प्रश्न कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। तो आप एक्सप्लेनेशन में देख रहे होंगे, नीचे में एरो से रेलगाड़ी को दिखाया गया है, एक लेफ्ट टू राइट जाती हुई रेलगाड़ी और एक राइट टू लेफ्ट आती हुई रेलगाड़ी। पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 240 किलोमीटर है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है। पहली गाड़ी का जो स्पीड है, चाल है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे आप नीचे देख रहे होंगे कि उस किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि लंबाई जो है गाड़ी की वो मीटर में है और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूनिट हमेशा समान होना चाहिए। तो इसलिए मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए ये भी बताया था कि क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीपल गुना करते हैं। तो 60 को 5/18 से मल्टीपल किया है, काट उठ करके उसका वैल्यू आया 50/3 मीटर पर सेकंड, यानी पहली गाड़ी का चाल 50/3 मीटर पर सेकंड। उसी प्रकार से दूसरी रेलगाड़ी जो है उसका स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको भी मीटर पर सेकंड में बदला गया है 5/18 से मल्टीपल करके, तो उसका वैल्यू आया है 40/3 मीटर पर सेकंड। अब देखिए जो ध्यान देने वाली बात है कि फाइनल स्पीड वहां पे क्या नोटेड होगा। यदि एक दूसरे के विपरीत गाड़ी जा रही हो तो फाइनल स्पीड निकालने के लिए दोनों के स्पीड को प्लस कर देते हैं, और यदि एक ही दिशा में जा रही हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो वहां पे माइनस कर दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण बात है ये। तो इसलिए फाइनल स्पीड निकालने के लिए क्या किया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, जो 30 मीटर पर सेकंड आया। और डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो जो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई है उनको ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस उसका वो निकलेगा। तो 240 और 270 यानी 510 मीटर वो गाड़ी दूरी तय करेगी। तो आपको चाल भी मिल गया, दूरी भी मिल गया, और समय निकालना है, और समय बराबर आपको पता है कि दूरी बटा चाल होता है, यानी टाइम इक्वल डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस 510 और स्पीड 30, कट करके 17 सेकंड आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। एक खिलौने वाला किसी खिलौने के मूल्य में 15% छूट देता है, और यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपया 51 रुपये का लाभ होता है। तो खिलौने का वास्तविक मूल्य बताना है कितना होगा। तो मान लीजिए कि खिलौने का वास्तविक मूल्य 100 रुपया है, और पहली स्थिति में दो कंडीशन है, 15% छूट दे का कंडीशन और एक 20% छूट का कंडीशन। तो पहली स्थिति में जो विक्रय मूल्य होगा वह x का 85% होगा, क्योंकि 15% छूट दिया है आपने, तो इसका मतलब कि 85% पे बेच दिया। नहीं, 100 रुपया की चीज है, 15 रुपया छोड़ा तो 85 रुपया में ही ना बेचा। तो इसलिए पहली स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होगा, x का 85%। अब x के 85% को कैलकुलेट करेंगे, x गुना 85/100, और उसको काटेंगे तो आएगा वैल्यू 17x/20 रुपया। उसी प्रकार से दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य, तो दूसरी स्थिति में कितना छूट दे रहे हैं, 20%, यानी 80% पे बेच रहे हैं, तो x का 80%, और इसको भी उसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, x इंटू 80/100, और काट उठ करके आएगा 4x/5 रुपीज। अब क्वेश्चन में कहा कि क्या होता है, 15% छूट के बजाय यदि हम 20% छूट देते हैं तो 51 रुपया कम लाभ होता है, यानी दोनों कंडीशन से बेचने में जो आया वो 51 रुपया कम आया। तो इसलिए उसको माइनस किया, पहली स्थिति में जो विक्रय मूल्य था दूसरी स्थिति में जो विक्रय मूल्य है उससे माइनस किया, और माइनस करने के बाद आप देख रहे होंगे 17x/20 माइनस 4x/5 इक्वल 51, एलसीएम लिया तो और कैलकुलेट करके x का वैल्यू आया 1020 रुपया।
तो ये 1020 रुपया, यानी उसका वास्तविक मूल्य कितना था? 1020 रुपया। इस मैथ को ट्रिकी मेथड से बना सकते हैं। नीचे में देखिए, प्रश्न कहता है कि 15% छूट के बजाय 20% छूट देता, यानी छूट का जो अंतर है वो 5% का है, तो उसको 51 रुपया कम लाभ होता, यानी लाभ का जो डिफरेंस है वो 51 रुपया है। तो 5% जो है वो छूट का अंतर है और 51 रुपया जो लाभ में अंतर है, दोनों अंतर ही है। तो वैसे कंडीशन में दोनों क्या हुआ? इक्वल हुआ, यानी 5% बराबर 51। तो 5% का मतलब 5/100, 100 उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। कट करेंगे तो 1020 रुपया उसका आंसर आएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, एक फल विक्रेता 15 रुपया में 6 की दर से केला खरीद कर 12 रुपया में 4 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 6 केला की दर से, यानी 15 रुपया में 6 की दर से, अब कैगो केला 15 रुपया में 6 की दर से खरीदा है, कितना खरीदा है ये नहीं पता है, और 12 रुपया में 4 की दर से बेच दिया है सबको, तो आपको बताना है कि लाभ होगा या हानि होगा। तो कितना खरीदा है ये नहीं मालूम है, तो ऐसा करते हैं कि नहीं मालूम है तो एक एक का दाम निकाल लेते हैं, एक का पता कर लेते हैं कि एक खरीदने में कितना लगा और एक बेचने में कितना लगा। तो जब आपके पास 6 केले का क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस 15 रुपया है, तो एक केले का दाम कितना हो जाएगा? 15/6 रुपया हो जाएगा, यानी 2.5 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से जब 4 केले का विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस 12 रुपया है, तो एक केला कितना में बेचेगा? तो 12/4 यानी 3 रुपया। तो 2.5 रुपया में खरीदा, 3 रुपया में बेचा, यानी 50 पैसे का यानी आधा रुपये का फायदा हुआ, 0.5 रुपीज का फायदा हुआ। तो उसके बाद लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर आप जानते हो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ हो गया 0.50 इंटू 100 अब बाई 2.50। डेसिमल हट गया दोनों का, ऊपर में भी 2 डेसिमल के बाद 2 अंक और नीचे भी डेसिमल के बाद 2 अंक, और काट करके आया 20% आंसर। एक चीज और है, एक ना निकाल करके हम वैसे क्वांटिटीज ले लें जो दोनों में समान हो, यानी एक लेट कर लें कि उसने कितना केला खरीदा, तो कितना केला खरीदा ये जो उसकी अमाउंट होता है खरीदने का और बेचने का, जैसे 15 रुपया और 12 रुपया, उसका जो एलसीएम आएगा, तो 15-12 का एलसीएम 60। तो अब आप मान लो कि वह 60 केला खरीदा, आप ऐसे भी बना सकते हो। आप मान लो कि 15 और 12 जो उसकी अमाउंट था खरीदने का और बेचने का, उसका एलसीएम निकाल लो, वो आएगा, जो आएगा वो मान लो कि उतना वो केला खरीदा, जो जैसा मैंने निकाला कि 15 और 12 का एलसीएम 60 आया, तो मान लिया मैंने कि चलो वो 60 केला खरीदा। अब 6 केला वो 15 में बेचता है, सॉरी खरीदता है, तो 60 केला कितना में खरीदा होगा? तो 6 केले का दाम जब 15 रुपया है तो 60 केला यानी 6 का 10 गुना, तो रुपीज में 15 का 10 गुना 150, यानी उसका कॉस्ट प्राइस 150 रुपया हो गया, सीपी 150 हुआ। उसी प्रकार से वह 4 केला 12 में बेचता है, तो 60 केला कितने में बेचेगा? तो 4 जो बेच रहा है वो 12 रुपया में, तो 60 वो जो है वो कितने बेचेगा? तो 4 15 मल्टीपल, 4 को 15 से मल्टीपल करेंगे 60, यानी 15 गुना वस्तु हुआ, तो अमाउंट भी 15 गुना, तो 12 को 15 से गुना करेंगे तो 180 रुपया हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 150 और सेलिंग प्राइस 180। तो प्रॉफिट कितना हो गया? साफ दिख रहा है, प्रॉफिट 30 रुपया हुआ। और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, यानी 30 इंटू 100 बाई 150, और कट करके 20%। तो इस तरह से आज का 5 क्वेश्चन समाप्त। अब फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में 2-3 दिन में बस 21 वीडियोस आपको देखना है। पूरा उम्मीद करते हैं कि दरोगा का मैथ 5 मैथ आपके हाथ में श्योर रहेगा। ओके।